26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई की सड़कों पर रोजमर्रा वाली आम सी भीड़ थी। लोग अपने काम से घर लौट रहे थे, बेखबर कि कुछ ही घंटों में इन शांत गलियों में गोलियों और धमाकों का शोर गूंजने वाला है। जब 10 लड़के भारी भरकम बैग्स के साथ कफ परेड के पास बोट से उतरे, तो भरत तमोड़ नाम के एक लोकल मछुआरे को उन पर गहरा शक हुआ। उसने तुरंत पुलिस को अलर्ट भी किया, लेकिन इस बेहद अहम चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। पुलिस की तरफ से कोई भी शुरुआती जांच या एक्शन नहीं लिया गया। विफलता का स्तर इससे भी कहीं गहरा था। इस राडार मैप को देखिए। हमले से कुछ दिन पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कुबेर नाम की हाईजैक की गई इस नाव के एकदम सटीक डिजिटल कोऑर्डिनेट्स शेयर किए थे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी यह जानकारी नेवी को दी थी। इतनी सटीक जानकारी मिलने के बावजूद कोई एक्शन ट्रिगर नहीं हुआ। न तो कोस्टल पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और न ही उस नाव को ट्रैक करने की कोशिश हुई। 10 हथियारबंद लोग बिना किसी रुकावट के देश के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में घुस गए। हमारी सुरक्षा तंत्र के इस सामूहिक और गहरी नींद ने एक टाली जा सकने वाली चेतावनी को इस खौफनाक हकीकत में बदल दिया। शहर में घुसते ही ये हमलावर छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटे और मुंबई को एक वॉर जोन में तब्दील कर दिया। सीएसटी स्टेशन पर सिर्फ 1 घंटे के अंदर 58 जानें चली गईं। जमीन पर हालात कितने एकतरफा थे, आप यहां देख सकते हैं। हमारी लोकल पुलिस के पास वही पुरानी सर्विस रिवॉल्वर और लकड़ी की लाठियां थीं। उन्हें इस खतरे के स्केल का कोई अंदाजा नहीं था। दूसरी तरफ हमलावर एकदम मॉडर्न AK-47 और ग्रेनेड से लैस थे। उनके पास हर टारगेट की सटीक जानकारी और एक सोची समझी रणनीति थी। इस खौफनाक रणनीति की जड़ें बॉर्डर के उस पार थीं, जहां लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने आतंक के इस पूरे खेल का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने डेविड कोलमैन हेडली का इस्तेमाल किया। हेडली ने अपने अमेरिकी पासपोर्ट का फायदा उठाकर मुंबई में एक वीजा एजेंसी खोली और महीनों तक ताज होटल और नरीमन हाउस जैसी आइकॉनिक इमारतों की बारीकी से रेकी की। और जिस वक्त हेडली मुंबई की सड़कों पर घूम रहा था, पाकिस्तान में 10 युवाओं का कट्टरपंथी ब्रेनवॉश किया जा रहा था। उन्हें 60-60 घंटे तक भूखा प्यासा रखकर पहाड़ों पर चढ़ने जैसी क्रूड टैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई। महीनों की यह पेशेवर तैयारी भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही से जा टकराई। नतीजा एक ऐसा युद्ध था जहां निहत्थे नागरिकों और सिपाही के सामने मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी मशीनरी खड़ी थी। जब हालात लोकल पुलिस के हाथ से पूरी तरह निकल गए, तब जाकर इमारतों को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए एलीट मार्कोस और NSG कमांडोज को बुलाया गया। लेकिन कमांडोज के पहुंचते ही एक नया और गंभीर खतरा सामने आया। टीवी न्यूज चैनल्स ने TRP की होड़ में कमांडोज के हर टैक्टिकल मूव का सीधा प्रसारण करना शुरू कर दिया। इस डायग्राम को देखिए। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स टीवी पर कमांडोज की लोकेशन देख रहे थे और फोन के जरिए आतंकियों को लाइव अपडेट दे रहे थे। इस गलती ने हमारी फोर्सेज के लिए सरप्राइज का हर मौका खत्म कर दिया। जब सिस्टम और सूचना तंत्र फेल हो गए, तब व्यक्तिगत शौर्य ने मोर्चा संभाला। ताज होटल में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी टीम को बचाते हुए अकेले ही 4 आतंकियों का सामना किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। सड़कों पर भी कुछ ऐसा ही मंजर था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले निहत्थे होने के बावजूद अजमल कसाब की बंदूक की नली से चिपक गए। पॉइंट ब्लैंक रेंज से 23 गोलियां खाने के बाद भी उन्होंने कसाब को भागने नहीं दिया। सुरक्षा व्यवस्था की हर ढाल टूटने के बाद इन वीर जवानों के लहू ने ही इस शहर की आखिरी रक्षा पंक्ति तैयार की। करीब 60 घंटों की उस दहशत के बाद आखिर में यह घेराबंदी खत्म हुई। 166 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक ऐसी त्रासदी जिसने देश के दिल पर कभी ना भरने वाले घाव छोड़ दिए। इसका राजनैतिक असर भी उतना ही तीव्र था। सुरक्षा में हुई इस भारी चूक के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। इस नक्शे को देखिए। सरकार ने तुरंत हरकत में आकर 31 दिसंबर 2008 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का गठन किया और भविष्य की सुरक्षा के लिए देश के कई प्रमुख शहरों में NSG के नए हब्स खोले गए। तुकाराम ओमले के बलिदान की वजह से अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जो आगे चलकर पाकिस्तान की इस पूरी साजिश का सबसे पुख्ता सबूत बना। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2012 में कसाब को फांसी दी गई। आज जब हम उस वीरता और उस भयानक सिस्टम फेलियर दोनों को देखते हैं, तो एक सवाल बार बार कौंधता है, क्या एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाने के लिए हमें हमेशा इतनी बड़ी त्रासदी का ही इंतजार करना होगा? क्या आज हम वाकई सुरक्षित हैं या हम फिर से किसी नई चेतावनी को अनसुना कर रहे हैं? और आपको बता दूं, हमारे इस चैनल डार्क फाइल हिंदी पर बहुत से वीडियो मिलते हैं, जैसे कि 2D एनिमेटेड क्राइम स्टोरी, डॉक्यूमेंट्री, मर्डर केस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल डार्क फाइल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।